दोस्तों, किसी ने बड़ी ही खूबसूरत बात कही है कि मुश्किलें भी आदमी को देख के असर दिखाती हैं। अरे किसी को मजबूर तो किसी को मजबूत बनाती हैं। गुड मॉर्निंग हिंदुस्तान। जी हाँ, नमस्कार, प्रणाम, आदाब, जय हिंद हिंदुस्तान। मैं अतुल महिंद्रा स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से आज के इस मोटिवेशनल वीडियो में, जहां पे आज हम फिर आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार करने के लिए उपस्थित हो गए हैं। दोस्तों, घड़ी ने फिर से समय दिखा दिया है और ये समय अतुल सर के मिलने का आ गया है और आप लोग आशा करता हूं कि उठ चुके हैं और अतुल सर की आवाज आपके कानों में जाने लगी है और आपकी जिंदगी की नई शुरुआत, आज का नया सवेरा कुछ नई उम्मीद, नया उमंग लेकर आने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आज एक ऐसे व्यक्ति की मैं बात करने जा रहा हूं जिसका जन्म 8 जनवरी सन 1942 को हुआ था और इस व्यक्ति ने जीवन को एक ऐसी राह दिखाई जहां पे हर भटका हुआ व्यक्ति या हर डिप्रेशन में गया हुआ व्यक्ति अगर इनके बारे में पढ़ ले, जान ले, तो कहीं ना कहीं उसको जीवन की नई राह दिखाई देने लगती है और उसे लगता है कि नहीं, जिंदगी में अभी और भी बहुत कुछ है जिसे उसे पाना बाकी है। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं कि वो कौन है जो 8 जनवरी सन 1942 को इस धरती पर जन्म लेता है और इस दुनिया को एक नई राह दिखा देता है। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं स्टीफन हॉकिंस की। जी हां, स्टीफन हॉकिंस का जन्म 8 जनवरी सन 1942 को हुआ था। हालांकि वो एक अच्छे शिक्षित परिवार में पैदा हुए, परंतु उनके परिवार की दोस्तों आर्थिक अवस्था ठीक नहीं थी। द्वितीय विश्व युद्ध का समय आजीविका अर्जन के लिए भी काफी चुनौतीपूर्ण था और एक सुरक्षित जगह की तलाश में उनका परिवार ऑक्सफोर्ड आ गया। आपको यह जानकर अचरज होगा कि जो स्टीफन हॉकिंस आज इतने महान ब्रह्मांड के वैज्ञानिक हैं, उनका स्कूली जीवन बहुत उत्कृष्ट नहीं था। वे शुरू में अपनी कक्षा में औसत से कम अंक पाने वाले छात्र थे, किंतु उन्हें बोर्ड गेम खेलना बहुत अच्छा लगता था। उन्हें गणित में बहुत दिलचस्पी थी, यहाँ तक कि उन्होंने गणितीय समीकरणों को हल करने के लिए कुछ लोगों की मदद से पुराने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के हिस्सों से कंप्यूटर बना दिया था। 11 वर्ष की उम्र में स्टीफन स्कूल गए और उसके बाद यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड गए। स्टीफन गणित का अध्ययन करना चाहते थे, लेकिन यूनिवर्सिटी कॉलेज में गणित उपलब्ध नहीं थी, इसलिए उन्होंने भौतिकी अपनाई। ऑक्सफोर्ड में अपने अंतिम वर्ष के दौरान हॉकिंस अक्षमता के शिकार होने लगे। उन्हें सीढ़ियां चढ़ने और नौकायन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। धीरे धीरे यह समस्याएं इतनी बढ़ गईं कि उनकी बोली लड़खड़ाने लगी। अपने 21वें जन्मदिन के शीघ्र बाद ही उन्हें एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस नामक बीमारी से ग्रस्त पाया गया। इस बीमारी के कारण शरीर के सारे अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं और अंत में मरीज की मृत्यु हो जाती है। उस समय डॉक्टरों ने कहा कि स्टीफन हॉकिंस 2 वर्ष से अधिक नहीं जी पाएंगे और उनकी जल्द ही मृत्यु हो जाएगी। धीरे धीरे हॉकिंस की शारीरिक क्षमता में गिरावट आना शुरू हो गई थी। उन्होंने बैसाखी का इस्तेमाल शुरू कर दिया और नियमित रूप से व्याख्यान देना बंद कर दिया। उनके शरीर के अंग धीरे धीरे काम करना बंद हो गए और उनका शरीर धीरे धीरे एक जिंदा लाश के समान हो गया। लेकिन दोस्तों, हॉकिंग ने अपनी विकलांगता को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने अपने शोध कार्य और सामान्य जिंदगी को रुकने नहीं दिया। जैसे जैसे उन्होंने लिखने की क्षमता खोई, तो उन्होंने प्रतिपूरक दृश्य तरीकों का विकास किया, यहाँ तक कि वह समीकरणों को ज्यामिति के संदर्भ में देखने लगे। जब हर किसी ने आशा खो दी, तब स्टीफन ने अपने अटूट विश्वास और प्रयासों के दम पर इतिहास लिखने की शुरुआत कर चुके थे। उन्होंने अपनी अक्षमता और बीमारी को एक वरदान के रूप में लिया। उनके खुद के शब्दों में वह कहते हैं कि मेरी बीमारी का पता चलने से पहले मैं जीवन से बहुत ऊब गया था। ऐसा लग रहा था कि कुछ भी करने लायक नहीं रह गया है। लेकिन जब उन्हें अचानक यह एहसास हुआ तो शायद वो अपनी पीएचडी भी पूरी नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने अपनी सारी ऊर्जा को अनुसंधान के लिए समर्पित कर दिया और अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने ये भी कहा कि 21 की उम्र में मेरी सारी उम्मीदें शून्य हो गई थी और उसके बाद जो पाया वो बोनस है। उनकी बीमारी ठीक नहीं हुई और उनकी बीमारी ने उन्हें व्हील चेयर पर ला दिया और उन्हें एक कंप्यूटर मशीन के माध्यम से बात करने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन वे कभी रुके नहीं। उनके खुद के शब्दों में ये कहा कि हालांकि मैं चल नहीं सकता और कंप्यूटर के माध्यम से बात करनी पड़ती है, लेकिन अपने दिमाग से मैं जरूर आजाद हूं। बावजूद इसके कि स्टीफन हॉकिंग का शरीर एक जिंदा लाश की तरह हो गया था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वे यात्राएं करते थे, सार्वजनिक कार्यक्रमों में भाग
भाग लेते थे और जब वो 74 वर्ष की उम्र में थे तो भी वह निरंतर शोध करते रहते थे। उन्होंने विश्व को कई महत्वपूर्ण विचारधाराएं प्रदान की और अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में अपना अतुल्य योगदान दिया। वो अंतरिक्ष जाना चाहते थे और वो कहते थे कि उन्हें खुशी होगी भले ही उनकी मृत्यु अंतरिक्ष में हो जाए। दोस्तों, जीने की इच्छा और चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए तत्परता से स्टीफन हॉकिंग ने यह साबित कर दिया कि मृत्यु निश्चित है, लेकिन जन्म और मृत्यु के बीच कैसे जीना चाहते हैं वो हम पर निर्भर करता है। हम खुद को मुश्किलों से घिरा पाकर निराशावादी नजरिया लेकर मृत्यु का इंतजार कर सकते हैं या जीने की इच्छा और चुनौतियों को स्वीकार कर खुद को अपने सपनों के प्रति समर्पित करके एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जी सकते हैं। दोस्तों, ये हम पे निर्भर करता है कि हम अपना जीवन कैसे जीना चाहते हैं। तो आशा करता हूं कि आप ये समझ गए होंगे कि विकलांग व्यक्ति दिमाग से होता है, अगर शरीर से कोई अव्यवस्था है या शरीर से कोई समस्या है तो उसे दिव्यांग कहेंगे, इसीलिए उसे विकलांग नहीं कहेंगे। विकलांग इंसान बुद्धि से होता है, शरीर से नहीं। तो इसलिए दोस्तों, आशा करता हूं कि हर दिन कुछ नया, कुछ बेहतर, कुछ जबरदस्त, कुछ शानदार करने के लिए आपका सवेरा होगा। हर दिन आप सुबह उठेंगे और रात को जब सोने आएंगे तो ईश्वर से कहेंगे कि आज मैंने कुछ अलग सा किया है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि इस मोटिवेशनल स्टोरी से आपके जीवन में जरूर कुछ ना कुछ परिवर्तन आएगा। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई स्टोरी है तो आप मुझे अतुल महेंद्राज सर को, मोटिवेशनल गुरु अतुल सर, जो कि मेरा टेलीग्राम चैनल है, मैं फिर से बता रहा हूं, मोटिवेशनल गुरु अतुल सर पे आप अपनी कहानी और जो भी आपके जीवन में मोटिवेशनल बातें हैं वो आप यहां पे भेज सकते हैं। मैं उसे सुनूंगा, उसे पढ़ूंगा और उसे पूरे हिंदुस्तान के सामने लेकर आऊंगा। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आज की इस कहानी से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो आप सभी का एक बार फिर से सहृदय धन्यवाद। मस्त रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, सलामत रहें और ऐसे ही अपने माँ बाप का सम्मान करते रहें। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच।